नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और हमास इजराइल जंग से जुड़ी एक अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। आज इस बुलेटिन में हम खास तौर पर आपको बताएंगे कि आखिर वो 5 कदम कौन कौन से हैं जिन पर अमल करते हुए इजराइल हमास को भस्म करने की बात कर रहा है, हमास के समूल नाश की कर रहा है बात। इसकी एक एक डिटेल आज TV9 भारतवर्ष आपको देगा। लेकिन साथ ही साथ देश में इस वक्त जबरदस्त चुनावी हलचल भी चल रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रहा है। उससे जुड़ी एक एक अपडेट भी लगातार TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। कहां पर कितने % वोटिंग हुई है, अब तक के जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग के हवाले से वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अपने दर्शकों से यह अपील करता है कि वोट जरूर करें, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरी दाहिनी तरफ आपको नजर आ रहा है वोट मीटर भी हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर, कहां अब तक कितना वोट पड़ा है ये हम आपको बता रहे हैं। रवि बिल्कुल, और देखिए वोट मीटर पर आप नजर रखिए क्योंकि TV9 भारतवर्ष आपको लगातार बताता रहेगा कि किस जिले में कितना मतदान हुआ है। और चलिए अब बात करते हैं गाजा वॉर की। तो 42 दिन से गाजा में महाविनाश जारी है। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो हमास भी रॉकेट की बारूदी बारिश कर रहा है। हमास को खत्म करने के लिए इजरायली फोर्स अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों को तबाह कर रही है और साथ ही जेल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका से खुलासा हुआ है कि इजराइल युद्ध को लंबा खींचना चाहता है, जंग को लेबनान तक ले जाना चाहता है। बिल्कुल, और कल ही हमने आपको यह खबर दी थी कि हमास भी यही चाहता है कि जंग लंबी खिंचे और इजराइल को इन्वॉल्व रखा जाए। उधर इजराइल की रणनीति से अमेरिका की चिंता बहुत बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंधकों की रिहाई कब होगी। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में भी बंधकों को लेकर मतभेद साफ नजर आने लगे हैं। सारी खबरों का विश्लेषण हम TV9 भारतवर्ष पर करेंगे, साथ ही युद्ध भूमि से आ रही तस्वीरों को भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अल शिफा अस्पताल पर बड़ा खुलासा हुआ। अस्पताल के नीचे सुरंगों का जाल है, यह दावा है IDF का। IDF ने सुरंग का वीडियो जारी करके यह दावा किया है। अस्पताल के बाहर हमास का ट्रक भी मिला है। ट्रक में हथियारों के जखीरे का दावा किया गया है IDF की तरफ से। तो इन सुरंगों को लेकर यह IDF का दावा और साथ ही ये वीडियो भी जारी किया गया है। साथ में ट्रकों में हथियार मिलने का भी दावा IDF की तरफ से किया गया है। लगातार ऐसे वीडियोस जारी करके IDF ये दावा कर रहा है कि कैसे अल शिफा अस्पताल को एक वॉर सेंटर की तरह बनाया गया था, जहां पर हथियार थे, जहां पर सुरंग, जहां पर विस्फोटक और साथ ही पूरी वॉर स्ट्रैटेजी। बंधकों की भी बात कही जा रही है कि कुछ बंधकों को यहां पर छिपाकर रखा गया था, यह भी IDF का दावा है। तो लगातार हमास इस हॉस्पिटल का एक बड़े कमांड सेंटर की तरह यूज कर रहा था और यही वजह है कि IDF को यह बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी हॉस्पिटल के ऊपर, जिसको लेकर अब IDF की तरफ से, इजरायली सेना की तरफ से ये सबूत दिए जा रहे हैं, दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। ऑपरेशन अल शिफा में IDF को क्या क्या हासिल हुआ है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज ही ये दुख भरी खबर भी सामने आई कि अल शिफा अस्पताल पर ऑपरेशन के दौरान IDF को एक 65 साल की इजरायली महिला का शव भी बरामद हुआ। 7 अक्टूबर को जो हमला किया था हमास ने इजराइल पर, उसमें इन्हें भी बंधक बनाकर ले गए थे हमास के लड़ाके और अब उनका शव बरामद हुआ है। ये बुरी खबर भी आज ही सामने आई। और इस बीच IDF का दावा क्या है अल शिफा अस्पताल को लेकर, ये आप जान लीजिए। अल शिफा अस्पताल में एक सुरंग मिली है। अस्पताल में सुरंग का वीडियो जारी किया है IDF ने। परिसर में सुरंग का मुहाना मिला है। अस्पताल के अंदर सुरंगों का पूरा जाल बिछा हुआ था। 7 अक्टूबर के हमले के लिए भी इन सुरंगों का इस्तेमाल किया गया, IDF ये भी दावा कर रही है। इन सुरंगों में हथियार छिपा कर रखे गए थे। ऑपरेशन शेफ्ट का ये पर्दाफाश इस वक्त आप देख रहे हैं और IDF का दावा इससे और पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है कि अस्पतालों का इस्तेमाल भी हमास ने अपने अड्डों के रूप में किया और लगातार यह सिलसिला जारी रहा।
आईडीएफ को यह आशंका है कि ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं जिनके बेस को अड्डा बनाया हुआ है हमास ने। और देखिए अल शिफा अस्पताल पर नेतन्याहू का बयान। अल शिफा में बंधकों को रखा गया था। इजराइल के पास खुफिया जानकारी थी। अस्पताल में बंधकों पर हमारे पास पक्के सबूत थे। तो अल शिफा अस्पताल को लेकर देखिए बंधकों पर दावा क्या है। बंधकों को लेकर इजराइल ने कहा कि हमारे पास खुफिया जानकारी थी, हमारे पास पक्के सबूत थे कि यहां पर बंधकों को रखा गया था। और अब चूंकि एक डेड बॉडी मिली है बंधक की, तो ऐसे में ये और दावा मजबूत होता नजर आ रहा है इजराइल का। और अल शिफा अस्पताल को लेकर जो ऑपरेशन प्लान किया गया, जिस तरह की रिकवरी की बात कही जा रही है, वो दावे भी वीडियोज के जरिए दिखाए जा रहे हैं कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल आखिर कैसे हमास कर रहा था। और देखिए गाजा में हमास की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी सुरंगें, जो हमास के लिए इस जंग को लंबा खींचने का सबसे बड़ा जरिया है। अब इजराइल ने सुरंगों में ही हमास को दफन करने के लिए 5 बड़े प्लान तैयार किए हैं। वो 5 बड़े कदम कौन कौन से होंगे जिस पर अमल करते हुए आईडीएफ हमास को भस्म करने की बात कर रही है। आइए अब सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं। प्लान नंबर 1, सुरंगों का पता लगाने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये सुरंगें आईडीएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती से पार पाने की कोशिश में है इजरायली फोर्स के जवान। अब प्लान नंबर 2 पर आते हैं। ये देखिए प्लान नंबर 2, ये रहा आपके सामने। इजरायली सेना बंकर बस्टर बमों का करेगी इस्तेमाल। बंकर बस्टर बम गाजा बड़ी मात्रा में पहुंचे हैं। यह खबर पहले भी आपको टीवी9 भारतवर्ष ने दी थी। अब प्लान नंबर 3 का जिक्र करते हैं। किस तरह से देखिए हमास को भस्म करने की तैयारी है। स्पेशल ड्रिलिंग सिस्टम से सुरंग में रास्ता बनाया जाएगा और उसके बाद अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी आईडीएफ। रवि, बिल्कुल प्लान नंबर 3 था ये। अब देखिए प्लान नंबर 4, इजराइल की फोर्स सुरंग में स्पॉन्ज बम से हमला करेगी और इस तरीके से इन सुरंगों को एक एक करके ब्लॉक किया जाएगा। प्लान नंबर 5, आईडीएफ सुरंग में घुसकर हमास लड़ाकों का खात्मा कर देगी। इस तरह से सुरंगों को लेकर यह पूरी प्लानिंग है, क्योंकि ये सुरंगें जो हैं वो सबसे बड़ी ताकत रहे हमास के, और इनको टारगेट करना, इनको डिस्ट्रॉय करना, ये बड़ा चैलेंज रहा है इजराइल के सामने। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हैं। मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सोई सर, टनल्स को लेकर ये पूरी स्ट्रैटेजी जो 5 प्लान हमने बताए, दर्शकों को सामने रखा, आपको क्या लगता है ये जो 5 प्लान्स हैं, 5 योजनाएं हैं, 5 रणनीतियां हैं, ये कामयाब हो पाएंगी टनल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, या फिर उनको न्यूट्रलाइज, उनको खत्म करने में ये कारगर साबित होंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल रवि, ऐसा है कि इजराइल ने अपने दृढ़ निश्चय कर लिया था। कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी चीज़ उनको रोकने वाली नहीं है। उन्होंने फैसला कर लिया हमास को ख़त्म करना है, चाहे सिविलियन हो या होस्टेज का डर हो या टनल हो। टनल के लिए जैसे आपने बताया बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज ये प्लान बना हुआ है। पहले रडार के द्वारा इनके पास सिस्टम है ग्रेडियंट क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियंट सेंसर्स। अच्छा, ये सिस्टम इनके पास है जिसके द्वारा टनल का पता लग जाता है और लेआउट पता चल जाता है। ये इन्होंने अपनी तरफ भी पहले जो टनल्स अक्रॉस द फेंस आई हुई थी उनको इसके द्वारा पता लगा के सबको बंद कर दिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि आईडीएफ के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जवान जहां से गुजर रहे हैं वहां पर किन घरों में, किन इमारतों में टनल बनाकर रखी गई है, कहां पर बंकर्स हैं, ये उनको पता लग जाता है। जी जी, टनल के ऊपर जहां अगर जमीन पे चलाते हैं तो जमीन पे अगर नीचे टनल है तो उसके द्वारा जो सेंसर नीचे जाती है, वेव जाती है, तो पता चल जाता है कि नहीं जो हॉलो है या पूरा सॉलिड है। तो उस तरह से वो मालूम चल जाता है। दूसरी बात जो आप बता रहे थे कि रडार्स ये नेचुरली हो गए, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, जीबीयू बॉम्ब एयरफोर्स के द्वारा भी है, वैसे भी बंकर बस्टिंग बॉम्ब है जो पहले थोड़ा ड्रिल करता है, एक धमाका होता है, नीचे जाके दूसरा धमाका होता है। इस तरह से बम काम करते हैं। तीसरी बात ड्रिलिंग सिस्टम है, स्पॉन्ज बम आप पहले कई बार बात हो चुकी है, जो दीवार को सीलिंग करने के लिए काम आ जाते हैं। और टनल में घुसने से पहले एक चीज और इस्तेमाल करेंगे, मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है इनके पास रोबोट्स, चाहे वो डॉग की शेप में हो या हल्के उड़ने वाले रोबोट को लेकर बहुत पहले ही ये रणनीति इजराइल की तरफ से कह दी गई थी कि रोबोट का भी हम इस्तेमाल करेंगे इन टनल्स के नेटवर्क को भेदने के लिए। और देखिए इस बीच बंधकों को लेकर इजरायली सेना का बड़ा बयान, अल शिफा अस्पताल से
कंप्यूटर दस्तावेज मिले हैं। बरामद कंप्यूटर से बंधकों की तस्वीर मिली है। तस्वीर से मिल सकता है बंधकों का सुराग। अस्पताल के नीचे हमास के सुरंग नेटवर्क का भी दावा किया गया। बंधक ओरी मिगिडिश से मिले डेटा के बाद आईडीएफ ने यह दावा किया है। तो देखिए, यानी अल शिफा हॉस्पिटल से बहुत कुछ हासिल हुआ है और इसकी पूरी उम्मीद थी आईडीएफ को। होता भी वही नजर आ रहा है। गाजा में छानबीन के दौरान आईडीएफ को मिली एक और सुरंग। अल शिफा अस्पताल कैंपस में मिला सुरंग का प्रवेश द्वार। अस्पताल की इमारतों के बीच सुरंग का है एंट्री पॉइंट। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। अल शिफा अस्पताल कैंपस में ये सुरंग मिली है आईडीएफ के जवानों को। उसकी तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए, अस्पताल की बिल्डिंग आपको एक तरफ नजर आएगी और सुरंग का मुहाना इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, बिल्कुल अस्पताल की बिल्डिंग से नजदीक। और अगली बड़ी खबर के लिए वेस्ट बैंक का रुख करना होगा। वेस्ट बैंक के जनीन में एक्शन तेज होता नजर आ रहा है। इब्ने सिना अस्पताल खाली करवाया गया है। अस्पताल स्टाफ को यहां से बाहर निकाल दिया गया है। अस्पताल की तलाशी ली जा रही है। जनीन के अस्पताल पर एक्शन। अब वेस्ट बैंक के अस्पताल जो हैं वो भी आईडीएफ के निशाने पर हैं। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। इब्ने सिना अस्पताल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और ये देखिए, आईडीएफ के जवान वहां पर तैनात हैं। जो मरीज यहां पर भर्ती थे, जो मेडिकल स्टाफ यहां पर मौजूद था, उनको अस्पताल खाली करने के लिए कह दिया गया है। और अल शिफा से इब्न सिना हमास का ठिकाना, ये ठिकाने हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आईडीएफ एक्सपोज कर रहा है और उसके बारे में हम आपको अहम जानकारियां बताने जा रहे हैं। ऑपरेशन अस्पताल, जी हां, सबसे पहले बात करें जेनिन के अस्पताल की, तो जेनिन अस्पताल पर रिएक्शन, क्योंकि हॉस्पिटल को जिस तरीके से हमास इस्तेमाल कर रहा है, एक के बाद एक इन अस्पतालों का नाम सामने आ रहा है। दूसरा, इब्न सिना अस्पताल के स्टाफ को बाहर निकाला गया है। इस ऑपरेशन के तहत अस्पताल कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया गया है। बिल्कुल, और देखिए, इब्ने सिना अस्पताल के स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है। अस्पताल के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी सामने आ रही है। यानी बड़े पैमाने पर अब जेनिन के अस्पतालों पर भी ऑपरेशन शुरू हो गया है आईडीएफ का। पूरे अस्पताल की तलाशी ली गई है। सारी एम्बुलेंस की तलाशी ली गई है। अस्पताल में हमास लड़ाकों के छिपने की आशंका जताई गई है आईडीएफ की तरफ से। इजराइल का दावा क्या है, यह देखिए। 7 अक्टूबर के बाद अस्पताल में जाकर छिप गए लड़ाके। अस्पताल में मरीजों को सुरक्षा कवच इन्होंने बना लिया। अस्पताल में हमास ने हथियार छिपाए। नीचे सुरंगों में हमास का कमांड सेंटर भी मौजूद है। ये आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है। एयर मार्शल साहब, किस तरह से आप देखेंगे इस डेवलपमेंट को? और जब हमास के लड़ाके अस्पतालों के नीचे सुरंगों में जाकर छिपे या फिर वहां पर अड्डा बनाया, तो उनको पता होगा ना ये बात कि अगर आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन होगा तो इसमें सैकड़ों की संख्या में मरीज, आम लोग, आम नागरिक भी मारे जा सकते हैं। देखिए, यही उनकी बड़ी सोची हुई स्ट्रेटजी थी शुरू से ही। उन्होंने अब आप देखिए, सुरंग एक दिन में तो बनती नहीं है, तो कई महीनों से, कई सालों से उनकी यही स्ट्रेटजी रही है कि जो प्रोटेक्टेड स्पेसेस हैं, जैसे हमने पिछले सेक्शन में भी देखा कि जो उनकी स्ट्रेटजी है कि इसको वॉर को खींचा जाए और इंटरनेशनल ओपिनियन उनकी तरफ बनाया जाए, तो उसके लिए उनकी ये स्ट्रेटजी रही है कि अस्पताल के नीचे सुरंगें बनाए, वहीं छुपें, अस्पतालों के बीच में मिक्स हो जाएं। तो और अगर अस्पताल पे एक्शन लिया जाता है तो ज़रूर दुनिया जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसका विरोध करेगी। ये उनकी सोची हुई रणनीति है और उस पे चले जा रहे हैं और सफलतापूर्वक भी लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉर में वो जैसे अब डिनाई कर रहे हैं कि अल शिफा के नीचे कुछ नहीं है, पर ज़रूर है, ऐसी बात नहीं है। और 7 अक्टूबर के बाद अगर वो वेस्ट बैंक तक पहुंच गए और वहां के अस्पताल में छिप गए, तो इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा इंटेलिजेंस फेलियर जो है इजराइल का और सामने नजर आ रहा है कि उनको इस बात की ये इतनी बिल्कुल सर। और इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो सिविलियंस हैं उनके बीच हमास के लड़ाकों को आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। और यही स्थिति हो रही थी जब नॉर्थ से साउथ की तरफ लोग मूव कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसमें कौन सिविलियन है और कौन हमास का लड़ाका है। लौटेंगे आपके पास और देखिए, गाजा के अल-कुद्स अस्पताल के पास मिली है एक कार
कार में हथियारों का जखीरा मिला है। 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल हुए थे ये हथियार। और वहीं अल शिफा के बाद रंतीसी अस्पताल के नीचे भी सुरंग मिलने का दावा किया है आईडीएफ ने। इजरायली सेना ने सुरंग होने का दावा किया है। इजरायली सेना ने सुरंग की तस्वीर भी जारी की है। ये देखिए 2 बड़े हॉस्पिटल जिन पर ऑपरेशन चलाया गया, रंतीसी हॉस्पिटल और गाजा का सबसे बड़ा अल शिफा हॉस्पिटल। ये रंतीसी हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देख रहे हैं और यहां पर भी सुरंग मिलने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। और हमास की सुरंगों पर बड़े हमले की तैयारी, जेल बम से सुरंगों को तबाह कर रही है। जेल बम से सुरंगों को तबाह कर रही है आईडीएफ और मैपिंग रोबोट से सुरंगों की खोज की जा रही है। उत्तरी गाजा की एक सुरंग पर जेल बम से हमला किया गया है और साथ ही मैपिंग रोबोट से सुरंग की खोज भी की जा रही है। तो सुरंग में हमास जेल बम से विनाश, इस तरह के नए नए हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है इस सुरंग के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। तो रणनीति की बात करें, पहली रणनीति मैपिंग रोबोट से सुरंग का पता लगाया जा रहा है कि आखिर सुरंग कहां पे मौजूद है और सुरंग में हमास लड़ाकों की खोज की जाती है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले किया जा रहा था कि रोबोट्स की मदद ली जाएगी इस पूरे प्लान में। बिल्कुल। और दूसरी रणनीति का हम जिक्र करने जा रहे हैं। विस्फोटक जल से सुरंग भर दी जाती है, डेटोनेटर से इसके बाद इसमें कर दिया जाता है धमाका। अब देखिए जरूरी बात क्या है, सुरंगों की खोज के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जंग के लिए सुरंगों में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस स्ट्रेटजी पर अमल करते हुए अब तक 130 सुरंगों को नष्ट किया जा चुका है। 130 सुरंगें हमास की आईडीएफ ने नष्ट कर दी है इसी रणनीति पर काम करते हुए। रवि। बिल्कुल संजय सोई सर, जो बात हम कर रहे थे कि इन सुरंगों को लेकर किस किस तरह के अप्रोच, किस किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है, जेल बम का इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा मैपिंग की जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी को? जिस तरह से सुरंगों का बड़ा नेटवर्क है, इसमें कितना वक्त लग सकता है अगर ये स्ट्रैटेजी है इजराइल की? तो नहीं, देखिए ऐसा है कि बात बिल्कुल ठीक अभी समीर जैसे बता रहे थे कि अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर इनके पास बॉम्ब है, एक तरह से पता लग जा रहा है, रोबोट्स के द्वारा, सेंसर्स के द्वारा इनको टनल्स का लेआउट मालूम चल जा रहा है। जहाँ पे एग्जिट है उसको बंद कर दिया, अंदर ब्लास्ट कर दिया, अगर कोई होगा वो मर जाएगा, और साथ साथ ब्लास्ट बंद हो गया तो वहाँ से निकलने का रास्ता सर। लेकिन इसमें एक चैलेंज ये भी है ना कि बंधक अगर हुए अंदर तो ये खतरा है, क्या इजराइल ये खतरा उठाएगा? नहीं, ऐसा है कि अभी ये इजराइल ने तो पहले दिन से खतरा उठाया हुआ है। हमास ने पहले दिन कहा था आप अंदर आओगे तो हम बंधकों को मार सकते हैं, बंधक कैजुअल्टी हो जाएंगे, मर जाएंगे। लोगों ने डर डाला था, नहीं रुका इजराइल, घुस गया अंदर गाजा में, हमले करता रहा, नॉर्थ गाजा पूरा कैप्चर कर लिया। अल शिफा में लोग कहते हैं इसमें मत घुसना, यहाँ पर तो बंधक हो सकते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल है, अंदर घुसे, वो समय दिया 6-7 दिन तक घेरा डाल के रखे। तो ये सब डर की वजह से वो अपने ऑपरेशन नहीं रोकेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस बिल्कुल आसार तो यही है, आसार तो यही है। और प्रायोरिटी इस वक्त जंग जीतना नजर आ रहा है, हमास का खात्मा नजर आ रहा है, ना कि बंधकों को हमास की कैद से आजाद कराना। ये बिल्कुल क्लियर है। कहीं पूर्वी यरूशलेम में आईएसआईएस के 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। ये बड़ी खबर, तलाशी के दौरान आईएसआईएस से जुड़े साहित्य बरामद किए गए। यरूशलेम में तुबा से ये गिरफ्तारी हुई है। तलाशी में आईएसआईएस के जो साहित्य हैं वो भी बरामद हुए हैं और पूर्वी यरूशलेम में ये गिरफ्तारी अंजाम दी गई है। आईएसआईएस के 3 संदिग्धों को किया गया है गिरफ्तार। और इजरायली सेना के भीषण हमले में गाजा में भारी तबाही, मलबे में तब्दील दिखी ज्यादातर इमारतें। सैटेलाइट तस्वीरों में जगह जगह गड्ढे नजर आए हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक पहले की और उसी इलाके की बाद की तस्वीर। पहले कैसे सब कुछ सामान्य था, बिल्डिंगें जो हैं सही सलामत थी और सड़कों पर वहां पर ट्रैफिक था, लोगों की आवाजाही थी। लेकिन उसके बाद, हमले के बाद सब कुछ खंडहर में तब्दील हो गया है। और आईडीएफ के सर्च ऑपरेशन में हमास को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बेथनौन में बच्चों के कमरों को आर्मी बेस की तरह इस्तेमाल किया गया। एक लड़की के बेड के अंदर मिले रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलें। आईडीएफ ने छानबीन का ये चौंकाने वाला वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, बेड के अंदर कैसे रॉकेट और मिसाइलें
छिपा कर रखी गई थीं, ये दिखाया गया है। कैसे घरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, इन्हें हथियारों का एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया था, उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं आईडीएफ की तरफ से। और इस बीच देखिए, बंधकों को लेकर वॉर कैबिनेट में मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने सवाल उठाए हैं। स्मोट्रिच ने पूरी रणनीति पर सवाल उठाए हैं। युद्ध सही दिशा में नहीं जा रहा है। बंधकों पर हमास की सुनना ठीक नहीं, हमास के खात्मे पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये एक अंतर यहां पर नजर आ रहा है वॉर कैबिनेट में बंधकों को लेकर। और देखिए, कब रिहा होंगे बंधक, ये बहुत बड़ा सवाल है। बेजलेल स्मोट्रिच जो कह रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं। क्या कहा गया है? 42 दिन बाद भी बंधकों की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई है। वॉर कैबिनेट में बंधकों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, ये वो सवाल उठा रहे हैं। जंग पर इजराइल सही दिशा में नहीं है, ये तक कह दिया है स्मोट्रिच ने। बंधकों पर हमास की सुनना ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर पहले ही हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि इजराइल की प्रायोरिटी ही नहीं है, प्राथमिकता ही नहीं है बंधकों की रिहाई, बल्कि प्राथमिकता है हमास का खात्मा। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि हमास अभी भी शर्त रखने में सक्षम क्यों है, हमास की स्थिति अभी तक ऐसी क्यों है। बंधकों पर कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमास का खात्मा करना चाहिए, बंधकों की रिहाई, इजराइल की सुरक्षा, ये सब जरूरी है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं स्मोट्रिच। इजराइल के वित्त मंत्री हैं स्मोट्रिच, जिनका ये बयान है। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में शामिल हैं, उसका हिस्सा भी हैं। तो इस तरीके से इजराइल के अंदर से भी कई तरह की आवाजें उठकर आ रही है इस युद्ध की नीति को लेकर। राजेश सर, एक तरफ तो हम वॉर कैबिनेट के अहम मेंबर की बात सुन रहे हैं, वहीं इजराइल में जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि युद्ध पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहा है और नेतन्याहू को तो बल्कि स्टेप डाउन कर लेना चाहिए। और इसके अलावा हमने प्रोटेस्ट भी देखे बंधकों को लेकर। ये इस सब को आप कैसे एसेस करते हैं, इसका आकलन कैसे करते हैं? क्या इजराइल के अंदर इंटरनल प्रेशर भी बहुत ज्यादा माउंट हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? देखिए, इजराइल सोसाइटी में दो तरफे ओपिनियन है। एक जो कहता है कि हमास का खात्मा कर देना चाहिए और दूसरा कहता है कि बंधकों की रिहाई जो है वो सबसे ज़्यादा अहम बात है। तो ये अब वॉर कैबिनेट में भी देखने को मिल रहा है। पहले शुरू में जब वॉर कैबिनेट फॉर्म हुई थी, ऑपोजिशन लीडर्स के साथ उन्होंने एक बड़ी यूनिटी दिखाई थी और बोला था कि हम इकट्ठे मिलकर के काम करेंगे। और अब 42 दिन हो चुके हैं, तो जाहिर है कि जो फैमिलीज़ हैं होस्टेजेस की, वो प्रेशर बना रही हैं कि होस्टेजेस को किसी तरह निकाला जाए। उसके लिए हमास से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कई लोग हमास से बातचीत करने के फेवर में नहीं है, तो इसलिए ये सब चल रहा है। और बिल्कुल, और जो वॉर कैबिनेट बनाई गई है इस जंग के मद्देनजर, उस वॉर कैबिनेट में भी तमाम इश्यूज को लेकर मतभेद अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आती है। इस बीच गाजा पट्टी में इजरायली सेना और अल कुद्स के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है। अल कुद्स लड़ाकों ने आईडीएफ के सैन्य वाहनों पर किया है हमला। अल कुद्स ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरंग में कमांड सेंटर आपको नजर आएगा। अल कुद्स ने हमले का वीडियो जारी किया है, आईडीएफ के सैन्य वाहनों पर हमले का। और बंधकों की रिहाई की कोशिश भी तेज की जा रही है। बंधकों पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए शर्त रखी है। हमास ने युद्ध विराम की शर्त रखी है, बंधकों की रिहाई के लिए अस्थायी युद्ध विराम करेंगे, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। तो देखिए, बंधकों की रिहाई का प्लान आखिर है क्या, ये अब हम आपको बता दें। आखिर इजराइल किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, कैसे बंधकों की रिहाई मुमकिन होगी। नेतन्याहू का दावा, हमास ने युद्ध विराम की शर्त रखी है, बंधकों की रिहाई के लिए अस्थायी युद्ध विराम करेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। 240 बंधकों की रिहाई हमारे लिए सबसे जरूरी है, नेतन्याहू कह तो यही रहे।
हमास को खत्म कर इजराइल की सुरक्षा करेंगे, यह भी साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि बंधकों की रिहाई के लिए हमास की लीडरशिप से मध्यस्थता कर रहा है कतर, इजराइल और अमेरिका के कहने पर। हम नागरिकों को नुकसान कम पहुंचाना चाहते हैं, यह भी दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हमास ने 3 दिन युद्ध रोकने की मांग की। हमास की फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त सामने आई है। बंधकों पर मीडिएशन में कतर भी शामिल है। बंधकों की रिहाई पर चल रही चर्चा में अमेरिका भी शामिल है। संजय स्वाय साहब, बंधकों की रिहाई फिलहाल खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। अब तक जो बंधक रिहा किए गए हैं, कतर कहता है कि वो हमारी मध्यस्थता की वजह से मुमकिन हो पाया। इजराइल एक तरफ हमास के खात्मे की बात कर रहा है और दूसरी तरफ हमास की उसी लीडरशिप से बातचीत भी चल रही है जो कि दोहा में बैठी हुई है। मुमकिन कैसे होगी रिहाई? बिल्कुल समीर, ऐसा है कि एक तरफ जंग चल रही है जहां पर हमास को खात्मे की बात हो रही है, दूसरी तरफ चैनल ओपन है। बहुत अच्छी बात है कि कतार में इस तरह से बात हो रही है। मोसाद के रेप्स वहाँ पहुंचे हुए हैं, CIA के रेप भी आए हुए थे, उनकी भी मीटिंग हुई थी आपस में, और हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप और मोसाद की वहाँ पर बातचीत चल रही है कि किस प्रकार से बंधकों को छुड़ाया जाए। पहले बातचीत हुई थी कि 5 दिन का वो सीज़फायर चाह रहे थे, जो इजराइल नहीं मान रहा था। उन्होंने कहा था 70 बंधक छोड़ेंगे, जिसके बदले में आपको शायद 150-200 कुछ फिगर, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, वो दिया था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि अभी शायद हमास प्रेशर में है। पहले शुरू में बात की थी कि हम 7,000-8,000 फिलिस्तीनियों को छोड़ोगे तब हम बंधक छोड़ेंगे। अब प्रेशर होते होते ये नफरी कम हो गई है। लेकिन 70 का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से वो शायद फॉरेन बंधकों को छोड़ेंगे, इजरायली बंधकों को अभी भी शायद अपने पास रखेंगे। बिल्कुल, अभी भी वो चाहेंगे कि बार्गेन करने की सिचुएशन में वो रहें अंत तक। सारे अपने स्ट्रॉन्ग जो पत्ते हैं वो एक साथ वो नहीं खोलना चाहते हैं, ये नजर आ रहा है। लौटेंगे आपके पास और देखिए, इजराइल युद्ध पर पीएम मोदी का बयान सामने आया है। भारत ने 7 अक्टूबर के हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री ने कहा है युद्ध में नागरिकों की हत्या गलत। प्रधानमंत्री का बयान, गाजा के लिए मानवीय मदद भेजी गई। युद्ध से पश्चिम एशिया में नई चुनौतियां उभर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक कितना मतदान हुआ है इसके आंकड़े सामने आ गए हैं। 11.65% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में सुबह 9 बजे तक 5.7% मतदान हुआ। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने अपना वोट कास्ट किया। MP की सभी 230 सीटों पर आज डाले जा रहे हैं वोट। मध्य प्रदेश में मतदान जारी है और छत्तीसगढ़ की बात करें, 5.7% मतदान 9 बजे तक हुआ है। 11% का मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है और शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में अपना मत डाला। ये तस्वीरें उसी समय की है। साथ ही हम आपको वोट मीटर भी लगातार दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी तक 11% से ऊपर मतदान हो चुका है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है।
और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। तो देखिए, आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने वोट डाला बुधनी में। एक बार फिर बीजेपी की जीत की वो उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपना वोट डाला है। उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचे हैं सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर, वोटर्स के लिए क्या बोले? सर, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। मैं लड़ रहा हूं, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूं, 40 साल से लड़ रहा हूं। और आइए सीधे रुख करते हैं भोपाल का। शुभम हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। शुभम, हम सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को भी और कमलनाथ को भी। इस वक्त क्या हलचल अलग अलग पोलिंग बूथ पर मध्य प्रदेश के नजर आ रही है? कितने % वोटिंग हुई है और मध्य प्रदेश की जनता में कितना उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर? देखिए, इस बार मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच और अभी तक 11% मतदान सुबह 10 बजे तक हुआ है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हुजूर विधानसभा की है, सलैया की, जहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे भी हुए हैं, मतदाता पहुंचे हुए हैं और इनसे बातचीत भी करते हैं किन मुद्दों पर चुनाव दे रहे हैं। आपसे बात करते हैं, बताइए क्या मुद्दे हैं आपके जहन में जिस पर वोट करें? मैन भ्रष्टाचार रहेगा मेरा मुद्दा। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, आपसे बात करते हैं। बताइए किन मुद्दों पर आज आप वोट कर रहे हैं? ओवरऑल ग्रोथ मोदी जी के राज्य में थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू द अदर पार्टीज। क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा भी आप राष्ट्रीय मुद्दों पर भी ध्यान दे रहे हैं? थोड़ा सा महिलाओं के लिए उनको कुछ और करना चाहिए। वो सिर्फ लोअर लेवल की महिलाओं के लिए कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास की महिलाएं उनके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मिडिल क्लास, आप बताइए किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? हमें तो गैस सिलेंडर सस्ता चाहिए। अच्छा। घरेलू दोनों ही पार्टियों ने घोषणा पत्र में चलिए, तो ये देख रहे हैं आप महिलाओं की भी बात, कि गैस सिलेंडर की यहाँ पर बात हो रही है कि सस्ता चाहिए। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा इस बार के चुनाव में हावी दिख रहा है। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। नजर बनाए रखिए